अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू बदलती राय। मैं हूं मोना आलम। नाज़रीन, काफी अफसोसनाक सूरत हाल है जब हम आज बात कर रहे हैं और प्रोग्राम का आगाज कर रहे हैं और इब्तिदाइया बता रहे हैं आपको। अफसोसनाक नाज़रीन मनाजिर हमने नन अदर देन द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान वहां से मुलाहिजा किए हैं। आज तीसरा रोज है जब ये तमाम हंगामा आराई जारी है और आज भी अफसोसनाक मनाजिर उसी तरह से जारी रहे। कल बिलखुसूस बहुत पेनफुल जो विजुअल्स मौसूल हुए हैं, जितना उनको कंडेम करें बिल्कुल कम होगा। तज़हीक आमेज अल्फाज का तबादला दोनों इतराफ से, और इस किस्म के जुमले एक दूसरे पर कसे गए कि हम स्टेट टीवी पर बैठ के फॉर द सेक ऑफ रेपिटेशन भी उनको दोहरा नहीं सकते। बजट कॉपियों के जहाज बनाए गए, बाजे बनाए गए, बहुत अजीब अजीब मायूब चीजें हमने देखी। एक दूसरे को फिजिकली अटैक किया गया, हत्ता के खवातीन भी इस चीज से महफूज नहीं रह पाई। मलिका बुखारी साहिबा जो MNA हैं, उनको उनकी आंख पे बदकिस्मती से लगा जब कल ये तमाम चीजें और जो जिस तरह से बजट बुक्स को एक दूसरे के ऊपर फेंका गया और हर्ल किया गया। नाज़रीन, बहुत सारी बातें वैसे तो करने वाली हैं। एक तो इम्प्रेशन की बात कर लेते हैं। यकीनन इस वक्त हम क्या इम्प्रेशन दे रहे हैं दुनिया को, अवाम को, जिन्होंने इतने उम्मीदों के साथ ऐवान में अपने लोगों को, अपने नुमाइंदगान को भेजा है, उनके जहनों में हम क्या तासुर पहुंचा रहे हैं, उनको क्या सीख दे रहे हैं। सबसे बड़ा तो ये सवालिया निशान है। दूसरी बात नाज़रीन, इसका दूसरा एंगल ये है कि अरबों के अखराजात इस तमाम पार्लियामान पर जाते हैं, खर्च होते हैं, ख्वाह वो तनख्वाहें हों, पर्क्स हों, प्रिविलेजेस हों, फिर स्टाफिंग हो, और जो डेली जो रूटीन रनिंग है पार्लियामेंट की उसके मामलात हों। अरबों के अखराजात सालाना तौर पर जिस पार्लियामेंट पर लगते हैं, उसका आउटपुट अगर ये आ रहा हो सामने तो ये यकीनन बहुत बड़ी तशवीश है और बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तीसरी बात नाजरीन ये कि जिन बजट कॉपियों को बहुत अफसोस के साथ एक दूसरे पर फेंका गया और बहैसियत एक हथियार के तौर पर बदकिस्मती से जैसे इस्तेमाल किया जा रहा था बजट कॉपीज को और बजट बुक्स को, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो बजट का ये मामला है जब पूरी कौम का एक तरह से मुस्तकबिल तय हो रहा होता है। साल भर के लिए अखराजात क्या हैं, ज़राए आमदन क्या हैं, वगैरह वगैरह, इसके अंदर तजावीज़ आ रही होती हैं। पूरी कौम की जो नजरें हैं वो मरकूज होती हैं पार्लियामेंट पर कि हमारे लिए हमारे पार्लियामानी जो नुमाइंदगान है वो क्या बजट तश्कील देंगे। तो ऐसे हालात में नाजरीन, जब हम ये इस किस्म के हालात और वाकयात देखते हैं तो बजट पर बात बहुत दूर रह जाती है। और आज भी हमने इसी चीज को देखा। अब ऐसा मालूम होता है 3 दिन की पिछले कार्रवाई, अब बल्कि चौथा दिन भी अगर इसमें शामिल कर लें, जब से जो फाइनेंस बिल था जो प्रेजेंट किया गया था फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन साहब की तरफ से, तो अगर उस दिन से आज तक का हम अंदाजा लगा लें तो पूरी चीज बहुत बजट की एक दूर दराज सी नजर आती है। बजट का तो दूर दूर तक कोई तस्करा नजर नहीं आता। अलबत्ता ये कि अब जो कवानीन है या जो एक पार्लियामानी एथिक्स है उसके ऊपर हम तमाम चले गए हैं और पूरी जो तवज्जो है ना सिर्फ पार्लियामेंट की बल्कि पूरी कौम की वहां चली गई है कि अब पार्लियामानी एथिक्स क्या होने चाहिए। नाज़रीन, अब तमाम बातें अपनी जगह। आज तीसरा रोज था। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब जब वो तकरीर करने आए तो बाकायदा सार्जेंट्स ने उनको घेरा हुआ था। कल भी हमने देखा कि सिक्योरिटी को अंदर बुलाना पड़ा। ये बहुत गैर मामूली जो हंगामा आ रही है उसको रोकने के लिए आज भी सार्जेंट से वो सराउंड हुए थे। बहुत अजीब से ये यकीनन मनाजिर थे और बहुत अफसोस के साथ आज एक मरतबा फिर से ये अटैक्स का सिलसिला शुरू हो गया। स्पीकर के डाइस पर जब एक ऑब्जेक्ट फेंका गया और उसके बाद से फिर स्पीकर ने बाकायदा कहा कि वो इजलास को एडजर्न कर रहे हैं एक मरतबा फिर, और उन्होंने कहा कि जब तक ये मामले पे सुलह सफाई नहीं हो जाती तब तक ये इजलास एडजर्न ही रहेगा। नाजरीन, पूरी दुनिया, पूरे कौम इस वक्त अब बजट के इंतजार में थे, मुंतजिर थे कि बजट क्या होगा, अपनी तकदीर के इंतजार में थे कि हमारे पार्लियामानी नुमाइंदगान हमारे लिए क्या फैसले करेंगे। और ऐसे में अब हम इस बहुत मायूब और एक्स्ट्राऑर्डिनरीली ऑड किस्म की सिचुएशन में आकर फंस गए हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा। 7 अफराद को बैन किया गया है। आज जब कल के जो मनाजिर थे उनका मुलाहिजा करते हुए स्पीकर ने ये एक इकदाम उठाया और फिर अपोजिशन अब इसके ऊपर मानने को तैयार नहीं है। शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो साहब का आज राब्ता हुआ और उन्होंने दोनों ने ये फैसला किया है कि वो इस पूरे एक्शन को रद्द करते हैं और उन्होंने कहा कि बाकायदा इसके ऊपर एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी सेट की जाए और कमेटी सेट की जाए जो कि इसका फैसला करेंगे। अब नाज़रीन, अपोजिशन से भी
اور حکومت سے بھی جو ممبران ہیں اس کمیٹی کے وہ مانگے گئے ہیں. اپوزیشن اس وقت ممبران بھی اپنے دینے کو اس کمیٹی کے لیے تیار نہیں ہے. اب اپوزیشن کیا چاہ رہے ہیں؟ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ایک تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ اسپیکر صاحب کے خلاف موو کی جائے. ہیونگ سیڈ دیٹ ناظرین، اسپیکر صاحب خود بھی ایک بہت عجیب اور ایک اور سچویشن کا ملاحظہ کر چکے ہیں اس بجٹ سیشن سے پہلے، جب فارمر پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی صاحب اتنے بڑے اسٹیچر کے جو پارلیمنٹیرین ہیں، انہوں نے بہت عجیب سی اور بہت ایک کنڈیمنیبل بات جو ہے وہ اسپیکر صاحب کے لیے کہی تھی، اور پھر وہ معاملہ بھی جوں کا توں رہا. یہ تمام چیزیں اپنی جگہ ہیں. اسی کے اوپر ناظرین آج بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بڑے افسوس کے ساتھ اپنے اس ڈسکشن کا آج آغاز کرتے ہیں، اور اس امید کے ساتھ بھی کرتے ہیں کہ کم سے کم اب شاید کوئی ہوش کے ناخن لیے جائیں دونوں اطراف سے، کیونکہ یہ چیزیں یقیناً ہم آگے ایک روز بھی بلکہ ایک اور گھنٹے بھی ہم اگر برداشت کرنے کے لائق ہوئے تو تبھی یہ سیشن آگے بڑھ پائے گا اور بجٹ جیسا پیچیدہ بہت ضروری معاملہ آگے بڑھ پائے گا. یہاں میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائے فیصل کریم کنڈی صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے اسٹالورٹ ہیں، فارمر ڈپٹی اسپیکر ہیں آپ قومی اسمبلی کے، اور ان تمام احوال سے ہمیں بتائیں گے. ویلکم آن بورڈ فیصل صاحب، تھینک یو آپ کی پریزنس کے لیے. ناظرین ہمیں حافظ طاہر خلیل صاحب جوائن کر رہے ہیں، انہی کے ہمراہ یہیں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ ہیں. سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، اور تمام امور پہ اپنا تجزیہ تبصرہ ہمارے ساتھ رکھیں گے. آپ کی تمام کارروائی اور بہت بدقسمت واقعات خود بھی ملاحظہ کر کے آئے ہیں، تو آپ سے ہم لوگ جانیں گے ظاہر ہے فرام دا ہارسز ماؤتھ اگین. اور ناظرین ہمیں ڈاکٹر سمیدہ مرزا صاحبہ جوائن کر رہی ہیں، فارمر اسپیکر نیشنل اسمبلی، وفاقی وزیر برائے پروونشل کوآرڈینیشن ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہے اور ان تمام امور پہ ہماری رہنمائی کریں گی. ویلکم آن بورڈ ڈاکٹر سمیدہ، بہت شکریہ فار یور گریشیس پریزنس. میں بات کا اگر آغاز آپ ہی سے کروں ڈاکٹر سمیدہ، بتائیے گا. اوکے رائٹ، ہم ان کو کنیکٹ کرتے ہیں. ڈاکٹر سمیدہ ہمارے ساتھ شارٹلی ہوں گی، لیکن فیصل کریم کنڈی صاحب آپ ذرا ہمیں تب تک بتائیں کہ یہ تمام مناظر، اور ظاہر ہے یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں، پارلیمنٹ میں خاص طور پہ بجٹ کے جب معاملات ہوتے ہیں ہر دفعہ ہم نے اتنی ہی بدمزگی دیکھی ہے. اس کے لیے ونس اینڈ فار آل اب کچھ تو ہمیں کرنا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے مولانا، آپ نے ایک انٹرو دیا جس میں آپ نے بجٹ کی جو کارروائی ہے نیشنل اسمبلی میں وہ آپ نے بتائی. حافظ طاہر صاحب بہت پرانے کور کرتے ہیں پارلیمنٹ کو، اور بہت سی انہوں نے اسمبلیاں بہت سی حکومتیں انہوں نے دیکھی ہیں. میرے خیال میں تو ان سے بہت جونیئر، انہوں نے کبھی بھی تاریخ میں اس قسم کی چیزیں نہیں دیکھی ہوں گی. دیکھیے ماضی میں جب بجٹ پیش کیے گئے ہیں اس میں احتجاج اپوزیشن نے کیے ہیں، لیکن دیکھیں جس طریقے سے یہ ایکٹ ہوا ہے، اور لیڈر آف دا اپوزیشن تو ماضی میں پوائنٹ آف آرڈر پہ بھی 1.5 گھنٹہ بولے ہیں، گھنٹہ بھی بولے ہیں، اور جس طریقے سے حکومتی وزراء نے بھی، دیکھیں سینئرز ہوتے ہیں کہ وہ جونیئر کو ٹھنڈا کرتے ہیں اور ان کو کنٹرول کرتے ہیں، لیکن یہاں پر تو دیکھیں وزراء بھی یہ ایکشن کرے. پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں دونوں طرف سے جو چیزیں ہوئی یہ ایک افسوسناک ہے. میں نہ حکومت کو ڈیفینڈ کروں گا نہ اپوزیشن کو ڈیفینڈ کروں، لیکن یہ ہم ایک میسج اپنی قوم کو کیا دے رہے ہیں، ہم اپنے ووٹرز کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ جو لوگ ہمارے آج ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی بجٹ کے اوپر، کہ حکومت نے یہ بجٹ جو پیش کیا ہے اور عوام دشمن بجٹ پیش کیا ہے، یا کل پیٹرولیم کی قیمتیں اسی جو لڑائی میں بڑھا دی گئی، کسی نے اس کا نہیں پوچھا کہ کیوں اس کے. لیکن یہاں پر دیکھیں اسپیکر کا بڑا ایک امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. ماضی میں بھی ہمارے دور میں بھی ایسی چیزیں ہوئی. ایک ایونٹ ہوا تھا، شاید حافظ صاحب کو یاد ہے، کہ جب جمشید دستی صاحب اور خالیات صاحب کا ایک ایونٹ ہوا تھا، اور ہم نے اسی وقت بریک لے کے اور ود ان ہاف این آور ہم نے دونوں پارلیمان لیڈر کی دونوں پارٹیوں کو بلائے، اور ہم نے ڈیسیجن انہوں نے سیشن کے لیے ان کو جو ہے ہم نے سسپینڈ کر دیا تھا. لیکن 2 دنوں سے بات چل رہی ہے، اور اسپیکر صاحب دیکھیں اس پہ اسی وقت ان کو ایکشن لے لینا چاہیے تھا. آج بھی جو 7 لوگ نکالے گئے، دیکھیں اس میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو بچا لیا گیا ہے. میں نہیں کہہ رہا کس کو بچائے کس کو، لیکن اگر اس کو اسپیکر کو چاہیے تھا کہ آپ پارلیمانی پارٹیز کے لیڈر کو بلاتے، ان کو وہ ویڈیو دکھاتے اور کہتے کہ یہ لوگ ہیں اور ہم ان کو نکال رہے ہیں. لیکن آپ نے خود ڈیسیجن لے لیا. اب آپ کہہ رہے ہیں جی آپ کمیٹی بنا لیں، میرے پاس آ جائیں، مجھے بتائیں کہ کیا یہ چیز ایسی ہوگی. اور یہ میرے خیال میں گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں لکھا جائے گا کہ 6 دفعہ ایڈجرنمنٹ ہوئی ہے، 7 دفعہ لیڈر آف دی اپوزیشن کی اسپیچ کی، 6-7 دفعہ ان کو مطلب ہے کہ ایڈجرن کیا گیا اور ان کو بلایا گیا اس پہ. تو یہ چیزیں دیکھیں، یہ میں نہیں سمجھتا کہ ایک اچھا میسج پولیٹیشنس کی طرف سے جا رہے ہیں. اور کبھی آپ ٹاک شوز میں لڑائی کر دیتے ہیں. اب میں بیٹھوں، میرے پوائنٹ آف ویو ہے، آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوگا، ہم لڑنے لگے، ڈاکٹر صاحب کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوگا، حافظ صاحب کا اپنا پوائنٹ ہوگا. لیکن شاید میں غلط کہہ رہا ہوں گا، لیکن ہمیں اتنے مطلب سننا چاہیے، برداشت چاہیے. لیکن نہیں میں یہاں پہ اٹھ جاؤں اور میں حافظ صاحب کو ہاتھ ڈالوں کہ نہیں آپ نے یہ بات غلط کی. یہ چیزیں یہ دیکھیں آپ لوگوں کو کیا دکھا رہے ہیں.
आप लोग ये दिखा रहे हैं कि पॉलिटिशियन इस हद तक आ गए हैं और जिस किस्म के मतलब है कि किस्म की गालियाँ निकाली गई हैं, जिस किस्म की मतलब है कि लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है, तो ये पार्लियामेंट्री लैंग्वेज है। हम कहते हैं कि हम यहाँ से मतलब 21 करोड़ आवाम के नुमाइंदे हैं, हम ये लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि हम वहाँ पर जाके मतलब है कि इस किस्म की गालियाँ जो कि आप टीवी फिर जो इवेंट में जिस तरीके से वहाँ पर हुए हैं, किताबें बजट की बारी है, इसमें कुछ लोगों को लग भी गया है, हुकूमत की तरफ से भी लगा है और कुछ, तो ये मैं क्या इस पे मैं क्या मतलब है कि कौन इस पे ये क्या मतलब है तबसरा कर सकता है कि इसमें क्या क्या अच्छा हुआ है क्या बुरा हुआ, मतलब इसमें तो वो क्लिप्स ही बता रहे हैं आप लोगों ने, तो खैर वो म्यूट करते हैं क्लिप्स, लेकिन सोशल मीडिया पे तो क्लिप्स चल रहे हैं। सही बात, हम रिपीट करने के लिए भी नहीं बता सकते, ज़ाहिर है नाज़रीन को भी बताने के लिए इस तरह की बात तो हम एटलीस्ट स्टेट टीवी क्या किसी भी नेशनल टेलीविजन पे कोई भी नहीं कर सकता। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा, टू यू मैडम, बताइएगा, एक तो 18वीं तरमीम जैसा पेचीदा मामला, जब फैसल करीम कुंडी डिप्टी स्पीकर थे, आप स्पीकर नेशनल असेंबली थी, उस वक्त ये बहुत मुश्किल मरहला था और हम इससे निकले। अब ये जो स्पीकर नेशनल असेंबली एट प्रेजेंट जनाब असद कैसर, उनको डायरेक्ट अटैक, आज भी हमने ये चीज देखी, इससे पहले भी शायद खाकान अब्बासी साहब बहुत एक गलत किस्म का जुमला उनके ऊपर कस चुके हैं। क्या चीज है दैट द स्पीकर इन योर एप्रिसिएशन, डॉक्टर फहमीदा, इन योर एप्रिसिएशन क्या वो चीज है दैट द स्पीकर मस्ट डू एट दिस पॉइंट इन टाइम? जी शुक्रिया। देखिए, एक तो ये है कि ये जो आज माहौल हुआ है, जो भी ये आज बजट में हो रहा है, ये मैं एक साल से प्रीएम्प्ट कर रही हूँ और बार बार अपनी तकरीरों में, अगर आप उठा के देखें फ्लोर पे जो मैंने तकरीरें की हैं, उसकी मैं निशानदेही कर रही थी और मैं बार बार ये कह रही थी कि देखें, जब सीनियर मेंबर जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, अगर वो उठ के जाके स्पीकर के घेराव करते हैं उनका और इस किस्म की लैंग्वेज यूज करेंगे, तो हम अपने वर्कर्स को, जूनियर्स को क्या मैसेज दे रहे हैं, हम क्या पैगाम देने जा रहे हैं? एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि जी मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशन पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट से ही सबको ताकत मिलती है, ये हम पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है, ये सारी एक तरफ तो हम बातें ये कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम ये दिखा रहे हैं कि उसी इदारे का जो हेड है वो इतना बेबस हो जाए कि आप इतने सीनियर मेंबर पार्लियामेंटेरियंस वो जाके उनकी कुर्सी का घेराव कर रहे हैं और इस तरह की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। तो ये बहुत ही मुझे तकलीफ हुई और जिस वक्त आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस था, उस दिन की भी मेरी तकरीर उठा के देखिए, मैंने बड़ा क्लियर साफ उसमें ये कहा था कि लीडर ऑफ द हाउस की इज्जत होनी चाहिए, लीडर ऑफ द अपोजिशन की इज्जत होनी चाहिए, बल्कि जितने पार्लियामेंट्री लीडर हैं, इज्जत तो वैसे हर मेंबर की होनी चाहिए और हमारे इस हवाले से रूल्स भी बड़े क्लियर हैं। लेकिन ये कि जब आप इतने सीनियर लोग अगर इस तरह करेंगे तो किस तरह क्या मैसेज होगा हमारे जो न्यू कमर्स हैं, हमारे जूनियर हैं, यूथ है, जज्बात के हैं, अभी फील्ड से आते हैं वो करके वहां पे इलेक्शनों के उस माहौल से, तो ये यहाँ पे चीजें नहीं होनी चाहिए। और मैं यही खदशात थे मेरे और जो मैंने देखा, देखिए अब क्या करना चाहिए। स्पीकर साहब ने कल एक मीटिंग बुलाई, वैसे तो जो बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल होती है उस कमेटी का, उस काउंसिल का मकसद ही ये होता है कि हर इजलास से पहले आप एक ब्रॉडर उस पे एक लाइंस बनाएं, गाइडलाइंस हो कि ये इजलास कैसे चलना है, कौन कौन से बिजनेस आने हैं पार्लियामेंट में और क्या वो होना है। लेकिन हमने ये देखा कि जो भी मेंबर आते हैं, नुमाइंदगी सारी पॉलिटिकल पार्टीज की होती है, वहाँ सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपना अपना मौकफ वहाँ रख रही होती हैं, पार्लियामेंट की जो पार्टीज हैं। लेकिन जब हम फ्लोर पे जाते हैं तो उसकी बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्शन हो रही होती है और हम वहां पे जाके कुछ और कर रहे होते हैं। सही, राइट। तो ये बड़ा गलत हो रहा है जिस तरीके से जा रहा है कि आप अंदर आके चैम्बर में स्पीकर के एक मीटिंग करें बिजनेस एडवाइजरी में, लेकिन आप फ्लोर पे उसको इम्प्लीमेंट नहीं करें। उसके बाद आप देखिए कि अब जब स्पीकर ने कल मुझे याद है, मुझे भी मैसेज किया था और पार्टी के भी उनको था, अपोजिशन से भी उन्होंने बुलाए हुए थे, नवीद कमर साहब थे और वहां से अब्बासी साहब थे जो डिप्टी स्पीकर थे PMLN के, ये सब आए और हमने वही कहा कि भाई एक कम से कम कोड ऑफ कंडक्ट बनाए जिसमें पहले तो स्पीकर की इज्जत से स्टार्ट करें। ये होना चाहिए कि जिसका एहतजाज किसी का राइट है आप अपनी चेयर पे खड़े होकर कर लें,
लेकिन ये जो आगे आके बिल्कुल एक प्लेग कार्ड, इसके लिए देखें, या तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को पे चलना है तो मुकम्मल तौर पे चलिए, और अगर नहीं चलना, आधा तीतर आधा पटेर नहीं कर सकते। आपके रूल 30 बड़ा क्लियरली कहता है कि एक मेंबर का कंडक्ट क्या होना चाहिए, और अगर उसके तहत नहीं है आप उसके, हम अल्हम्दुलिल्लाह कि हम अगर जमहूरियत को मजबूत करें, तीसरी पार्लियामेंट आ गई है, लेकिन अगर हम प्लेग कार्ड अब एवरी टाइम देखें कि ये अपोजिशन प्लेग कार्ड लेके खड़ी है, तो क्या आपको अलाउ करता है कॉन्स्टिट्यूशन? ये तो बताइए ना। मतलब जिस किताब से आप ताकत लेते हैं, जिस ऐवान से आप ताकत लेते हैं, आप उसको, उस ऐवान को, उस किताब को, तो आप वो जो रूल्स हैं, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको एक तरफ फेंक दें और उसके बाद आप बात करें। तो मेरा ये ख्याल है कि इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप एक दोबारा से सीनियर मेंबर्स को, सीनियर लीडर्स को ये फैसला करना है कि आप जहां से ताकत ड्रॉ करते हैं, उस ऐवान को आपने कितना मजबूत, कैसे वो बिल्कुल वो जब वो ऐवान ही एम्पावर्ड नहीं है। डॉक्टर फहमीदा जरा ब्रॉड करते हैं ज़ाहिर डिबेट को और वापस आते हैं जरा सोल्यूशंस की तरफ भी, क्योंकि अब तो अपोजिशन ने बॉयकॉट कर दिया है इन तमाम इस वक्त चीजों का और अपने मेंबरान भी नहीं दे रहे हैं। अगर स्पीकर बुलाए तो अपोजिशन को जाना चाहिए, और क्योंकि कोई रास्ता तो निकालना है ना। सही, यस, ये इस तरह से तो नहीं प्रिवेल हो सकता। और बजट जैसा जरूरी मामला इस वक्त बिल्कुल आप समझें कि इन लोगों के और इस वक्त ये पार्लियामान में जो हंगामा आ रही है उसके मरहूने मिन्नत इस वक्त पड़ा हुआ है। हाफिज ताहिर खलील साहब, आप बताइए, और हम तमाम को थोड़ा, आप क्योंकि तमाम चीजें खुद मुलाहिजा करके आए हैं, ये चीजें कहाँ से शुरू हुई, प्रोवोकेशन कहाँ से शुरू हुई, और अब इसका कोई हल तो निकले, क्योंकि इस वक्त तो एक डेडलॉक नजर आ रहा है। बोला बात ये है, डॉक्टर फहमीदा मिर्जा हमारी सीनियर हैं और बड़ा एहतराम है इनका। उन्होंने दुरुस्त निशानदेही की कि एक साल पहले से ये जो सिलसिला चल रहा है, मैं तो इससे भी पहले की बात करूंगा कि 18 अगस्त 2018 ये वो दिन था हमारी पार्लियामेंट्री हिस्ट्री का जब नए लीडर ऑफ दी हाउस का इलेक्शन हुआ और वो तकरीर नहीं कर सके। जी, जी। ये एक टर्निंग पॉइंट था पार्लियामेंट्री हिस्ट्री का, जिसके नतीजे में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक बहुत बड़ा डिवाइड पैदा हुआ, और वो डिवाइड बढ़ते बढ़ते सियासी कशीदगी और आज सियासी महाधाराई की तरफ बढ़ गया है। अच्छा ताहिर साहब, ये सिर्फ इतना मजीद और बता दें, क्या ये पहली मर्तबा हुआ है कि लीडर ऑफ द हाउस को तकरीर, पहली रिटन तकरीर ना करने दी गई, या आपको लगता है पहले भी ऐसे होते रहे हैं? ये रूटीन मैटर है। देखिए, ये हमेशा एक पार्लियामेंट की एक तारीख रही है कि 3 शख्सियात ऐसी होती हैं जिनके बारे में ये कहा गया कि इनकी तकरीर के दौरान कोई इंटरप्शन नहीं होगी और इनको बोलने का पूरा मौका हो। नंबर 1 स्पीकर, नंबर 2 लीडर ऑफ द हाउस, और नंबर 3 लीडर ऑफ द अपोजिशन। ये जब भी जी चाहें और जब भी इनको मौका लगे और जब भी ये मुनासिब समझें, ये अपनी बात और अपना इजहार ख्याल कर सकते हैं, और कितना कर सकते हैं इसके लिए भी कोई टाइम लिमिट नहीं है। क्योंकि मुझे याद है कि जब चौधरी निसार अपोजिशन लीडर थे, बजट पर उन्होंने 4 दिन तकरीर की। जब एतजाज हसन लीडर ऑफ द अपोजिशन थे और पार्लियामेंट की ज्वाइंट सिटिंग हो रही थी, उन्होंने 3 दिन तक एड्रेस किया। इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ सूरत हाल जो है वो चूंकि एक सियासी कशीदगी पहले से चली आ रही है, और बदकिस्मती से यहाँ देखिए पार्लियामेंट का बुनियादी काम है लेजिस्लेशन। 110 बिल पास किए हैं इस पार्लियामेंट ने, इस कौमी असम्बली ने। 110 बिलों में कोई एक बिल आप नहीं बता सकते कि ये इत्तेफाक राय से पास हुआ। वो तमाम के तमाम बिल यकतरफा तौर पर पास किए गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि एक डेफिसिट पैदा हुआ कॉन्फिडेंस का, हुकूमत और अपोजिशन। पार्लियामेंट देखिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चलती है मकालमे से, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चलती है एक डायलॉग से। और हमने देखा, ये डॉक्टर साहब बात कर रही थी, डॉक्टर साहब के दौर में जब 18वीं तरमीम आई है, 18 महीने तक डायलॉग होता रहा हुकूमत और अपोजिशन का। उससे पहले देखे एक बड़ा सख्त गिर निज़ाम था मुशर्रफ का, और LFO आना था 2002-2003। 9 महीने तक हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान डायलॉग हुआ। मुशर्रफ यूनिफॉर्म में थे और उसके नतीजे मौलाना फजलुर रहमान उसमें लीडर ऑफ द अपोजिशन थे। मिलिट्री रूल में भी इससे बेहतर उसमें डायलॉग के नतीजे में LFO आया, और उसके नतीजे में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी खुश असलूबी से चलती रही। तो हम ये देखते हैं कि जब मकालमा नहीं होगा, डायलॉग नहीं होगा, तो ये बजट की किताबें भी फेंकी जाएंगी। और उसके लिए ज़रूरी ये है कि हम रूल्स ऑफ द गेम की तरफ बढ़ें, दोनों फरीकैन को बिठाएं, हुकूमत और अपोजिशन। कुछ
इस रूल्स ऑफ द गेम पार्लियामेंट, देखिए हमारे सामने एक मिसाल आज की सामने है कि पंजाब असेंबली में रूल्स ऑफ द गेम हुकूमत और अपोजिशन ने तय कर लिए और उसमें लीडर ऑफ द अपोजिशन को उन्होंने कहा कि तकरीर करें और उसमें कोई मुदाखलत नहीं होगी। अच्छा, ये भी एक सरप्राइजिंग बात है कि सूबाई असेंबलियों में अभी सिंध और पंजाब दोनों में बजट पेश हो चुका है, वहां इतने हालात नहीं बिगड़े, मतलब जो तमाशा यहाँ नेशनल असेंबली में लगा है सूबाई असेंबलीज में वैसे आपको पता है वैसे तो रूटीनली वहाँ ज्यादा हालात कशीदा हो जाते हैं, लेकिन इस लेवल पर इस पैमाने तक वहाँ भी ना पहुंचे। ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मुजाहरा यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, बजाय इससे कि हम सूबों की तरफ देखें और हम सूबे जो है हमारे लिए काबिल तकलीद मिसाल बने। हमें ऐसी मिसाल कायम करनी है पार्लियामेंट के जरिए जो सूबे उसकी तकलीद करें, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा बदकिस्मती से। और अब उसके लिए और स्पीकर जो है मोस्ट वनरेबल पर्सन बन गए हैं यहाँ पर कि उन्हें हुकूमत के प्रेशर का भी सामना है और अपोजिशन भी जो है अपने सख्त गिर रवैये की वजह से उन्हें दीवार के साथ लगा रही है। ये नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें एक ऐसे डायलॉग की तरफ बढ़ना है और स्पीकर की रूलिंग्स को इस तरह से एक्सेप्ट करना है कि पार्लियामेंट को चलाना है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है वो डायलॉग का नाम है और उसके लिए दोनों फ्रीकैन को बैठना होगा और स्पीकर जो है वो इसमें पेशरफ करें। हुकूमत और अपोजिशन की जो संजीदा लोग हैं उनको बिठाएं और इसमें अच्छे लोग हैं, उसमें सीजन जो पार्लियामेंटेरियन दोनों इतराफ अच्छे सेंसिबल और सेन वॉइसेस, और ये कम लोग हैं जो इस वक्त हंगामा आराई कर रहे हैं। आप उनको यरगमाल न बनने दें कि हाउस को यरगमाल बनाएं, बल्कि संजीदा लोगों को और फहम फरासत से आगे। अच्छा, कोशिश यही की गई है ताहिर साहब, और डॉक्टर फहमीदा से भी ये बात पूछेंगे कि जाहिर है अब ये मामला कहाँ जाकर रुकेगा, क्योंकि अब तो वो कह रहे हैं अदम एतमाद लेके आएंगे। फैसल साहब, इससे पहले जरा आप ये जवाब दे दें, अभी जैसे डॉक्टर फहमीदा भी कह रही थी कि पहले रोज मेडन तकरीर इस चीज की निशानदही ताहिर साहब ने भी की, वजीर आजम को नहीं करने दी, लीडर ऑफ द हाउस को नहीं करने दी गई, जॉइंट अपोजिशन की तरफ से जो भी एक रकस हमने देखा, तो जाहिर है उस चीज का एक फॉल आउट कह लें या फॉलो अप कह लें। अब अल्टीमेटली आप समझें कि वो अब इतना पैमाना लबरेज हो गया है कि अब ये तमाम चीजें लीडर ऑफ अपोजिशन को भी सामना उनका करना पड़ रहा है। देखें, अगर आप 2-2.5 साल पहले की बात करें कि जी उनको नहीं करें, उसके बाद भी तो स्पीचेस हुई हैं, उसके बाद भी लीडर ऑफ द अपोजिशन की पार्लियामान लीडर्स की स्पीचेस हुई हैं, कुछ जगहों पे थोड़ी बहुत हुई है चलती, लेकिन वो चीज़ें चलती रही हैं। अगर आप कहें कि जी नहीं वो पहले दिन वो नहीं हुए तो हमने ये करना है, तो आपने इसी को कंटिन्यू करना है, या तो अपने फुल स्टॉप लगाना है या आपने कंटिन्यू करना है, ये फैसला करना है। डॉक्टर साहब ने सही बात की कि चेयर की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लेकिन चेयर भी तो अपनी रिस्पेक्ट है। डॉक्टर साहब और हम जब ये स्पीकर थी उस वक्त भी मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के एक मौके पर ऐसे हालात आ गए थे कि वो बिल्कुल बैठने को भी तैयार नहीं थे, और स्पीकर ऑफिस ने वही रोल प्ले किया और उनको आपस में बिठाया, पार्लियामेंट को भी बुलाया, डेलीगेशन बुलाया, उनको एक वे फॉरवर्ड दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब आप देखें ना, स्पीकर का भी एक वो है, देखिए स्पीकर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर स्पीकर अपने आप को अगर एक पार्टी का वर्कर बना ले या एक नुमाइंदा बना ले, ठीक है वो पार्टी से ताल्लुक होता है, लेकिन व्हेन यू आर ऑन द चेयर, जब आप उस चेयर पे हैं तो आपको एज ए स्पीकर वो करना पड़ता है। आज भी हमारे ख्याल में ये है कि आज उन्होंने सुबह वज़ीर आज़म से मुलाकात की, फिर उसके बाद लिस्ट बनाई कि मैंने किसको निकालना है, ठीक है, और ये हमारी रिजर्वेशन है, इसलिए ये हमारा जमहूरी हक है, हर पार्टी का एक जमहूरी हक है। अगर वो कहते हैं कि हमने स्पीकर के खिलाफ एतमाद की तहरीक लेके आनी है तो वो तो जमहूरी तरीके ला सकते हैं, ला सकते हैं। अब आप मुझे बताएं ना, डॉक्टर साहब भी बैठी हैं, मुझे बताएं कि जो बजट से एक दिन पहले जिस तरीके से 20 बिल पास किए गए, जब आप निशानदेही हो 21 एक दिन 10 थे और एक दिन 21, तो अब ये जिस तरीके से बिल्डोज किए गए, देखें अगर आप काउंटिंग कर लेते, अपोजिशन का में कोरम पॉइंट हुआ तो कोरम पॉइंट हुआ, और आप कहें कि जी मैं तो थक गया हूँ या मैं नहीं कराना चाहता, ये स्पीकर काम नहीं, आपका ऑफिस है, आपका स्टाफ बैठे वो गिन ले। अच्छा, 5 मिनट तो आपने ये फैसला नहीं किया था कि आप डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब के खिलाफ आपने कहा था, फिर अब ये तो फ्रेश एपिसोड हुआ है, अब आप कह रहे हैं कि नहीं हम स्पीकर के खिलाफ भी लाएंगे। बिल्कुल, आप तो वज़ीर आज़म साहब के खिलाफ भी ला सकते हैं, ला सकते हैं, उसमें कोई कबाहत नहीं है। बट द पॉइंट इज कि क्या ये मसले का हल है? क्या चीज कि अगर आप अदम एतमाद लेके आ रहे हैं, क्या इससे आपको लगता है मामला हल हो जाएगा? क्योंकि स्पीकर तो उतना ही प्रेशराइज्ड है गवर्नमेंट की साइड से भी, ऑपोजिशन की तरफ से भी। आप एक तरफ मानने के तैयार नहीं, और उनको इसी तरह की तनकीद का सामना है उनकी अपनी जमात से भी। देखिए, स्पीकर कभी प्रेशराइज नहीं होते। स्पीकर अगर बुक्स के मुताबिक जैसे कह रहे हैं, आज भी मैं जो मलिका बुखारी साहबा ने कहा कि जी ये रूल्स के मुताबिक जो है बिजनेस चलना चाहिए, हम भी कहते हैं रूल्स के मुताबिक चलना चाहिए। क्या रूल्स के मुताबिक बिजनेस चले? क्या रूल्स ये कहते हैं कि आप 20 बिल्स को बुलडोज कर दें, आप ये करें और उसके बाद आप इसको चलाते रहें?
देखिए ऐसी चीजें नहीं होती। आप मुझे बताएं कि हमारे दौर में जब सेशन हुए कई घंटे चलते हैं, आप 2 घंटे सेशन बर्दाश्त नहीं करते, 1 घंटा बर्दाश्त नहीं करते। दौरानिए पे तो कोई वो नहीं है। आप मुझे बताएं कि मैं हमारे दौर में जो लीडर ऑफ द अपोजिशन था वो 1.5 घंटा पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करता था। आज तो आप 5 मिनट बर्दाश्त, आप कह रहे 2 घंटे सेशन हो गया, बहुत हो गया, बस खत्म करें। लेकिन वहाँ पर 6 8 घंटे सेशन हुए हैं, फिर आपके इन कैमरा सेशन कितने घंटे हुए हैं, ये आप देखें क्या हुआ है। तो आप अगर पार्लियामेंटेरियंस को बोलने नहीं देंगे पार्लियामेंट के फ्लोर पे, तो वो किधर बोलेंगे? अच्छा, थोड़ी सी क्लैरिटी इसमें तो देना कि आप कह रहे हैं कि बुलडोज किए गए बिल्स, इसके ऊपर आप एक तहरीक अदम एतमाद ला रहे थे डिप्यूटी स्पीकर के खिलाफ। अब ये मामला तो उससे सेपरेट है ना, या आप उसको उसी कंटिन्यूटी में? ये तो ये वाकयात 1-2 दिन में हुए, स्पीकर कंट्रोल नहीं कर सके, स्पीकर सामने चीजें हुई। देखिए ये अगर उसी वक्त और पहले मोमेंट पे अगर स्पीकर उस चीज को कंट्रोल कर लेते, मैं समझता कि ये चीज आगे ना जाती। उसी वक्त बुलाते पार्लियामानी पार्टी के लीडरान को कि जी ये देखें ये वो है। लेकिन यहाँ तो सवाल ये पैदा होता है कि आज तक हमें ये नहीं पता चला कि पार्लियामेंट हाउस में सेनेट के इलेक्शन में कैमरे किसने लगाए। कोई बहुत बड़ी बात है, कोई बहुत बड़ी साइंस है। आपकी बिल्डिंग है, इसके अंदर कैमरे लगाए किसी ने, मतलब आपने बाहर भी कैमरे लगाए, कोई चौकीदार भी है, सब कुछ है। और अभी मेरे ख्याल में मार्च का महीना था और जून आ गया, अब आज तक हमें ये नहीं पता चला कैमरे किसने लगाए। मैंने लगाए, हाफिज साहब ने लगाए, डॉक्टर साहब ने आपने लगाए। सही है। तो जब ये चीज रह जाए तो आप पे कौन ऐसा बात करेगा? मुझे वो तो एक पुराना मामला नहीं, पुराना मामला नहीं। आपको ये प्रॉब्लम है? इधर एक मिनट ब्रेक मारे, ब्रेक। एक पुराना मामला नहीं है, पुराना मामला है, मतलब है कि आपने कहा वो कैमरे किसने लगा ली, खैर उसको हम कह रहे हैं कि क्यों नहीं आई उसकी रिपोर्ट अभी तक। वो लेकिन स्पीकर इज द कस्टोडियन ऑफ द हाउस, चेयरमैन रिटायर हो चुके थे, डिप्टी चेयरमैन रिटायर हो चुके थे। वो तो चेयरमैन सेनेट ना, वो तो हाउस भी मुख्तलिफ है। देखें वो रिटायर हो चुके थे, उस वक्त कस्टोडियन ऑफ द हाउस वो स्पीकर, बिल्डिंग का जो मुहाफिज था वो स्पीकर था, डिप्टी स्पीकर जो है उनको कोरोना वो पड़ा था, एक शख्स था जो कि स्पीकर था। अब मुझे बताएं कि वो आप सीसीटीवी कैमरे में नहीं देख सकते किस कौन अंदर आया, फैसल कुंडिया और कैमरे लगा के चला गया। क्यों छुपा रहे हैं? वो चोरी छुपा क्यों रहे हैं? अगर आप छुपा रहे हैं तो मतलब है कि आप में भी कोई चीज है जो आप छुपा रहे हैं। डॉक्टर फहमीदा साहिबा बताइएगा, ये तो काफी सारी ऐसा मालूम होता है कि जो पिछली भी चीजें थी और जिनके ऊपर अभी तक इंक्वायरी नहीं हुई या उनकी कोई कंक्लूसिवनेस हमें समझ नहीं आई, ऑपोजिशन कह रहे हैं कि हम उन चीजों को भी साथ लेकर चल रहे हैं, जो बिल्स आगे से बुलडोज हुए वो उसको भी साथ उसी तरह लेकर चल रहे हैं। तो आया ये कि तमाम चीजों को कंपाउंड करके वो कह रहे हैं कि दिस इज एग्जैक्टली वाई जो हम तहरीक अदम एतमाद लाना चाहते हैं स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर दोनों के खिलाफ। सॉरी, मैं ये वो नहीं है, मैं कैमरे की बात नहीं कर रहा हूँ, डॉक्टर साहब सॉरी मैं उसकी बात काट रहा हूँ, कैमरे की बात नहीं कर रहा, मैं इस इवेंट की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ क्योंकि रिपोर्ट आप कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, लेकिन आपकी जो ग्रीवेंस है वो उसके हवाले से दी है। जी डॉक्टर साहिबा। देखिए बहुत सारी बातें आपने कर ली हैं। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि जी जब मैं स्पीकर थी और कुंडी साहब डिप्टी स्पीकर, बहुत से ऐसी चैलेंजेस आते थे और उसका हल यही है कि आप सबको बुलाएं और सबसे डिस्कस करें, और ये किया स्पीकर साहब ने। देखिए ये नाइंसाफी होगी क्योंकि मैं बेशक अलाइड पार्टी हूँ, लेकिन मुझे पता है मैं भी थी और मैंने इससे पहले मेंशन किया कि नवीद कमर साहब थे, अब्बासी साहब थे, ये 2-3 मीटिंग्स हुई हैं, हम सब इकट्ठे हुए हैं, एक कोड ऑफ कंडक्ट पे बात हुई है, बट लेकिन अगर आप बैक ऑफ कर जाएं और पहले हम यही डिसाइड न कर पाए कि स्पीकर साहब के रिस्पेक्ट या कोड क्या होना चाहिए जो कि रूल्स कह रहा है, ये कोई आज के स्पीकर ने नहीं बनाया, यही बात हो रही है ना कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चलिए। और अगर यहीं से ले लें एक मिनिमम पॉइंट ले लें स्टार्ट का कि रूल 30 के तहत हर मेंबर एक सर्टेन पैरामीटर्स बना लें कि उसके तहत उसका कंडक्ट होना चाहिए। मैंने जैसे पहले कहा कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स खड़े होंगे तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं। अब आ जाइए कि देखें ये उन्होंने किया, लेकिन उसके बाद हमें कुछ सुनने में नहीं आया, क्यों अपोजिशन ने इसका रिस्पॉन्ड नहीं किया, क्या जवाब हुआ। और आपको मैं एक चीज बता दूं कि चाहे देखें स्पीकर के कितना बार, मैं समझती हूँ स्पीकर साहब बहुत ज्यादा अकोमोडेट करते हैं और बहुत कुछ बर्दाश्त करते हैं, नहीं तो जिस वक्त ये पहले उनको एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने गाली दी और इस हद तक बहुत गंदी लैंग्वेज बहुत बुरे तरीके से उठा के कहा, अगर ये बायस्ड होते तो सबसे पहले तो इनके उस वक्त एक्शन लेते। इन्होंने तो बहुत कुछ फोरगो किया है और जिसकी वजह से मैं समझती हूँ आज ये माहौल यहाँ तक पहुंचा है। हम जब स्पीकर थे, मैं आई यूज टू पुट माई फुट डाउन, आई यूज टू चाहे कोई भी हो हर तरफ से हर मेंबर के लिए हम बड़ा एक हमारा स्ट्रेट एक तरीके कार होता था। अब मुझे बता दीजिए, आप ये कह रहे हैं कि जी 21 बिल पास हुए, तो आप मुझे बताएं आखिर एक ऑर्डर ऑफ द डे पे आया है ना, एक चीज आई है ना।
آپ آرڈر آف دا ڈے پہ ایک چیز ڈالی گئی ہے, ایک چیز آئی ہے, آپ پہلے اٹھتے ہی یہ کہتے تھے کہ جی آپ نے 30 بل کیوں آپ نے آرڈر آف دا ڈے پہ ڈال دیے, وہ کیا اپنا بزنس نہ کریں؟ اور پھر اس دن تو میں نے جو سائٹ دیکھی, یہ تو ایک کامیڈی شو چل رہا تھا, جیسے اپوزیشن آتی تھی, اندر آئی, اپنی جلدی سے بات کہی, اور اگر ان کو ان کی بات جہاں ختم ہو جائے اور آگے سننے کو نہ ملے, یہ بھاگے جا رہے, سب کہیں بس کورم کر دیں, کورم کر دیں. 3 دفعہ تو انہوں نے کورم پوائنٹ آؤٹ کیا, اور 3 دفعہ ہاؤس ان آرڈر نکلا. تو آپ یہ بتائیں, نہ کام کریں گے نہ کرنے دیں گے. اگر ہاؤس ان آرڈر ہے, آپ بار بار کیوں کورم پوائنٹ آؤٹ یعنی ڈیلیبریٹ ہے؟ واچ کر رہے ہیں, پلیز مجھے لیٹ می کمپلیٹ. جب آپ واچ کر رہے ہیں کہ آپ کے ممبرز دیکھتے ہیں کہ ذرا اٹھ کے کوئی لابی میں جاتا ہے حکومتی کوئی ممبر, آپ ایک دم کورم پوائنٹ آؤٹ کریں, ایک مذاق بنایا. پھر جب ایک دفعہ ہوتا ہے, جب ہاؤس ان آرڈر ہو گیا, تو بھائی آپ بیٹھ کے اپنا کام کیجئے نا. آپ کے پہ بھی تو اپوزیشن پہ بھی تو اتنی ریسپانسبلٹی ہے کہ اس ہاؤس کو اسموتھ چلانے کی جتنی حکومت پہ. ہاں, حکومت کو زیادہ اکوموڈیٹ کرنا چاہیے, لیکن اگر ایک آرڈر آف دا ڈے پہ ایک بلز آئے ہوئے ہیں, آپ اس پہ کام چل رہا ہے, آپ ایک مذاق بنایا ہوا ہے, آپ میری نہیں سنیں گے تو میں نہ کام کروں گا نہ میں کرنے دوں گا. ایسا نہیں ہوتا. آپ اٹھ کے باہر بھاگ رہے ہیں, پوری کی پوری ٹیم کو زبردستی. کتنے ان کے ایسے ایم این ایز ہیں جو خود یہ فیل کر رہے تھے کہ یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے. اب یا تو بیٹھے, ٹھیک ہے, اب آخر جمہوریت میں میجورٹی کرتی ہے نا, آخر میجورٹی نے پاس کرنا ہے نا. اگر آپ کی میجورٹی ہے, وہ اپنے بل پاس کر سکتے ہیں, آپ اپنا موقف دیجیے. اپوزیشن کا رائٹ ہے اپنا موقف دینے کا, اپوزیشن نے اپنا موقف دے دیا, اب بل پٹ ہوا ہے, اب آپ پٹ کرنے کے بعد میجورٹی وہ کرے. اور اتنے مہینے کے اسٹینڈنگ کمیٹی میں, دیکھیں اسٹینڈنگ کمیٹی روح ہے جمہوریت کی اور پارلیمنٹری سسٹم کی, اور سارا زیادہ وہاں ہوتا ہے, اور ہر پولیٹیکل پارٹی کی نمائندگی ہوتی ہے. اگر آپ نے وہاں بلز کے اوپر ڈیبیٹ کی اور 15 مہینے 16 مہینے 18, تو کیا عوام کے لیے کیا اب ہم لیجسلیشن بھی نہیں ہوگی کیا؟ ظاہر ہے کہ اس کے بعد جب پارلیمنٹ میں ایک چیز آتی ہے, یقیناً پھر ممبرز کا رائٹ ہے کہ اس پہ اپنا ان پٹ دیں, لیکن اگر اپوزیشن پھر کورم پوائنٹ آؤٹ کرے, پھر اپنے لابی میں بھاگ رہے, تو اس طرح نہیں ہوتا. یہ ڈیلیبریٹ اپنا موقف دیں اور اپنا میجورٹی کا رائٹ ہے کہ وہ ووٹ کریں. ڈاکٹر صاحبہ, ایک اور بات اضافی یہ بھی بتا دیں, دین آئی موو ٹو حافظ صاحب کے, اس پہ یہ کیسے اینالائز کرتے ہیں, اس کا کوئی حل بھی تو نکلے. ہم کافی دفعہ میں آپ کو حل بتا رہی ہوں, لیکن وہی آپ حل اس کا یہی ہے کہ آپ اسپیکر کی عزت کیجئے. آپ اسپیکر کے چیئر کا یہ کہنا بہت آسان ہے, ہم نے بھی دیکھیں کہ کہاں باعث پہلے بھی آتی ہیں, لیکن ساری چیز یہ ہے کہ اس کے بعد بھی ہر ممبر اپنی طاقت اس پارلیمنٹ سے ڈرا کرتا ہے. یہ ڈاکٹر ممبر اپنی طاقت اسپیکر کی چیئر سے آپ ہی کی اس بات سے یہ اضافی طور پہ کہ یہ جو شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ ایک کنفرنٹیشن, اور جو انہوں نے بہت ایک برا جملہ ادا کیا تھا اسپیکر کے لیے, ایک یہ بھی تو لارجر ویو ہے نا کہ اسپیکر should not have let go of that particular hard sentence. یہی میں نے کہا نا, تو انہوں نے ایسا بڑا دل کر کے وہ کر لیا, پر تو باعث تو نہ ہوئے نا. مقصد اتنا آپ اکوموڈیٹ کر رہے ہیں. میں نے تو یہ دیکھا ہے, ایسے بھی دیکھا کچھ لیڈ اپنی تقریر کی, آپ تقریر کریں, ختم کریں, اور جواب کا ویٹ نہ کریں, اور آپ کورم پوائنٹ آؤٹ کریں اور نکل کے باہر چلے جائیں. تو ایسے تو پارلیمنٹ نہیں چلتے. آپ اٹھائیے, ذرا اٹھا کے دیکھیے سارا. کنڈی صاحب کیونکہ اس وقت باہر سے دیکھ رہے ہیں, کنڈی صاحب میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں, تو ان کا ظاہر ہے کہ میں تو اندر بیٹھ کے دیکھ رہی ہوں نا, نظر آ رہا ہے کون کیا اشارے کر رہا ہوتا ہے, کس طرح ہوتا ہے کہ جی اب اشارے ہو رہے ہیں اور کورم پوائنٹ آؤٹ کرو, اپنی بات کرو, لمبی لمبی تقریر کرو, آدھے گھنٹے 1 گھنٹے کی تقریر کرو, پھر اشارے کرو کہ ممبرز اٹھ کے چلے جائیں, کورم پوائنٹ آؤٹ کر. تو بھئی کیا آخر دوسری سائڈ کا موقف نہیں آئے گا کیا؟ ایسے نہیں ہوتا. ذرا دیکھ لیجیے کتنی دفعہ کورم پوائنٹ آؤٹ ہوئے. کتنے ایسے موقع ہوتے ہیں کہ جہاں پہ یہ ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے کہ جی کورم پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا جائے گا, آپ اس کو لے کے آگے بڑھیں گے. یہاں تو ہم نے دیکھا کہ لیڈر. اور دوسری چیز دیکھیں, بالکل ذمہ داری ہر ممبر پہ ہے کہ وہ اپنا کنڈکٹ اس پارلیمنٹ کے جو تقدس ہے اس کے مطابق وہ بالکل بنائیں. میں کبھی کم بولتی ہوں, میں جب بولنے لگتی ہوں تو آپ تب دیکھ لیجئے کہ کیا وہ ہوتا ہے. تو بھئی یہ طریقہ کار اس طرح ہر ممبر کا رائٹ ہے کہ وہ اپنی بات کرے.
اور स्पीकर जो हैं कि वो उनकी चेयर का तकद्दुस है, उनकी चेयर की इज्जत आपने नहीं की, इस इदारे की इज्जत नहीं होगी, तो किसी इदारे आप कहाँ से आप दूसरे इदारों को कहेंगे कि जी हम सबसे बड़ा इदारा है और हम सबसे बड़े वो हैं और हमने आपके लिए हमने आगे से क्या प्रेसिडेंट दूसरों के लिए सेट किया दूसरे इदारों को नहीं। बिल्कुल डॉक्टर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बात कही कि इस तरह पार्लियामेंट नहीं चलती जिस तरह से चलाने की कोशिश की जा रही है। इसका वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, वे आउट क्या होना चाहिए। देखिए, इस वक्त दो ज़मीनी हकीकतें मौजूद हैं। एक ये है कि इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन दोनों एहतजाज पर हैं पार्लियामेंट के अंदर, और आम तौर पर जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसमें हुकूमत एहतजाज नहीं करती, हुकूमत काम करती है और अपने काम से जो है वो अपने अमल से साबित करती है कि वो काम कर रही है। अपोजिशन का काम ही एहतजाज और शोर शराबा है। अगर अपोजिशन और हुकूमत दोनों एक ही ट्रैक पर चल पड़े तो इसका मतलब है खराबी कहीं ना कहीं मौजूद है। उसको कैसे दूर किया जाए, ये एक ज़मीनी हकीकत है कि आज पार्लियामेंट जिस तरह चलाई जा रही है, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि उस तरह पार्लियामेंट नहीं चल सकती। इसको किस तरह चलाया जाए, स्पीकर की बात भी नहीं मानी जा रही और स्पीकर के खिलाफ भी एक नो मोशन, एक मूव जो है वो हो गई है और उनके खिलाफ एक मोशन जो है वो पेश करने का ऐलान किया गया है। देखिए, स्पीकर की बात भी नहीं मानी जा रही है और पार्लियामेंट भी इस तरह नहीं चल रही जिस तरह पार्लियामानी तरीके से चलनी चाहिए। तो जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी उन लोगों की आ जाती है जो इस वक्त पार्लियामेंट में सीनियर लोग हैं। इस वक्त पार्लियामेंट में 5 साबिक स्पीकर बैठे हुए हैं। ये जिम्मेदारी उन पर भी कुछ आयद होती है कि वो मॉरली आगे बढ़ें और अपना जो एक पुराना रोल है वो अदा करें और वो एक थिंक टैंक के तौर पर सामने आए और हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ब्रिज बनते हुए वो पार्लियामेंट को आगे लेकर चलें, बताएं अपोजिशन को इस मुज़ाकरात की टेबल पर लेकर आए। देखिए, वो उनका तजर्बा जो है वो हमारे लिए एक राह निजात भी बन सकता है और इस कौम के लिए एक कौम भी ममनून एहसान होगी कि हमारे जो साबिक स्पीकर हैं, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, उन्होंने एक रोल अदा किया और उन्होंने कौम को उस कर्ब से निकाला जो इस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद है। जैसे ताहिर साहब, 4 अरकान का एक वक्त है जो कि अब ये नेगोशिएशंस कर रहा है अपोजिशन के साथ, उसके साथ बैठे स्पीकर, साबिक स्पीकर बैठे और वो लेकर चले, क्योंकि देखिए स्पीकर की तो बात नहीं सुनी जा रही और पार्लियामेंट में जो हमारी अपोजिशन है उन्होंने कहा स्पीकर की सरबराही में जो कमेटी भी बनेगी हमें काबिल कबूल नहीं है। तो इसको किस तरह से फिर निकालेंगे? इसका हल तो यही है कि जो सीनियर लोग हैं वो आगे आएं और पार्लियामेंट को बचाएं। पार्लियामेंट जिस गर्दाब में और जिन खतरात में घिर गई है उसे निकालने का तो यही तरीका है। इसके लिए कोई हम बाहर से तो फोर्स नहीं मंगवाएंगे। इसके लिए जरूरी ये है कि जो हमारे सीनियर पॉलिटिशियंस हैं और सीनियर पार्लियामेंटेरियंस हैं वो आगे आएं और वो ब्रिज का रोल अदा करें गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान, और जो गलतफहमियां पैदा हुई हैं उसकी जगह एक रूल्स ऑफ द गेम जो है तय कर दें। अभी तक तो अपोजिशन ने कहा है कि हम अपने लोग भी नहीं देंगे, जो मेंबरान मांगे गए इंडिपेंडेंट एक कमेटी के लिए उसके लिए भी लोग देने से माजरत कर ली अपोजिशन ने। आपको लगता है कि अगर ये जो सीनियर्स हैं ये लीड करेंगे इस पूरी मुहिम को तो आपको लगता है मान जाएगी अपोजिशन? ट्रैक 2 तो हर जगह मौजूद होते हैं। आज भी स्पीकर के राब्ते, आज उन्होंने स्पीकर ने बात की है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से बात की है, मियां शहबाज शरीफ साहब से बात की है, लेकिन जाहिर है कि दोनों पार्टियों के लीडर जो हैं अपने पार्लियामेंटेरियंस को साथ लेकर चलते हैं। अच्छा, एक इसमें जाहिर है एक और व्यू भी शामिल कर लेते हैं। हमें वसीम सज्जाद साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं ऑनलाइन, फॉर्मर चेयरमैन सेनेट। वेलकम ऑन बोर्ड वसीम सज्जाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बताइएगा, एक तो हम बात कर रहे हैं इस पे, बाय एंड लार्ज हमने काफी सारी इसके ऊपर बातें की हैं, लेकिन आपके इनिशियल रिमार्क्स एक तो आ जाए, बड़े अफसोसनाक मनाजिर पार्लियामेंट से मौसूल हो रहे हैं। इसका कोई हल भी सो फार अभी तक समझ नहीं आ रहा। ऑपोजिशन इस पे बेंट कर रहे हैं कि हम इस पे अदम एतमाद लेके आएंगे अगेंस्ट स्पीकर, और स्पीकर दूसरी तरफ कोशिश कर रहे हैं कि ये कोई रिकंसाइल कर लें ऑपोजिशन और गवर्नमेंट। हाउ डू यू सी दिस सर? मेरा जितना भी तजुर्बा है पार्लियामेंट का 25 साल का, उस सारी मुद्दत में इतना शर्मनाक, इतना अफसोसनाक वाकया जिसमें गलीज जुबान भी इस्तेमाल की गई हो, जिसमें तशद्दुद का अंसर भी है, ये मेरी तजुर्बे में इस किस्म का वाकया नहीं हुआ। तो ये बहुत ही काबिल मजम्मत है और इससे मेरा ख्याल है हर पाकिस्तानी का सर शर्म से झुक गया है कि हमारा ताल्लुक इस मुल्क से है जहाँ पे पार्लियामेंटेरियन
किस तरह अपने आप को कंडक्ट करते हैं। तो इसमें स्पीकर साहब ने जो एक्शन लिया है कि भी 7 आदमियों को सस्पेंड कर दिया है, वो उनका इख्तियार है, लेकिन शायद मौजूदा हालात में वो काफी नहीं है। और जो मैं सियासी हालात देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि इससे मजीद टेंशन बढ़ेगी और कोई हल नजर नहीं आता, क्योंकि गवर्नमेंट और ऑपोजिशन के दरमियान वो इस तरह की सूरत हाल बन गई है कि वो एक दूसरे को अपना दुश्मन तस्वर कर रहे हैं। बिल्कुल। तो पार्लियामेंट जो होती है वो दुश्मनी नहीं होती, इख्तिलाफ तो हो सकता है और अक्सर होता है, लेकिन ये दुश्मनी नहीं होती। इसको तो ईवान से बाहर भूल ना जाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जो मसले हैं उनका हल निकले बातचीत के जरिए। अच्छा वसीम सज्जाद साहब, ये भी बताएं कि आपके नजर में इसका ओनस ज्यादा किसके ऊपर है, ये इसका महवर किसके ऊपर ज्यादा आप समझते हैं? हुकूमत का काम है कि ये पार्लियामेंट को इन ऑर्डर रखे और लेजिस्लेशन ठीक से हो, ऑर्डिनेंसेस ना हो, डिबेट हो हेल्दी, या फिर आपको लगता है कि ऑपोजिशन बिल्कुल बजिद है कि हम कोऑपरेट नहीं करना चाहते हैं गवर्नमेंट के साथ? देखिए, एक तो ये फायदा कोई नहीं ये कहना है कि जी इसका ओनस है उसका ओनस है। ये पार्लियामेंट, एक तो पहली बात तो ये है कि ये स्पीकर की जिम्मेदारी होती है और ये मुश्किल हालात हैं जिसमें स्पीकर सब अपना काम कर रहे हैं। ये स्पीकर की जिम्मेदारी होती है कि वो ईवान के अंदर ऑर्डर रखें। दूसरा ये है कि स्पीकर ने आकर ये सारे लोगों को साथ लेके चलना होता है, तो उसमें जो पार्टी लीडर्स होते हैं वो आमतौर पर ज्यादा मश्योर होते हैं और तजुर्बा होता है, तो उनको एहसास होना चाहिए कि जी ये जो हालात हैं इनके पेश नजर किस तरह हम ईवान की कार्रवाई को चलाएं ताकि हमारी इज्जत हो, इसका वकार बढ़े, लोगों के दिलों में हमारी इज्जत हो। तो वो सारी चीज उनको सामने रखनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे हो ये रहा है, और आज से नहीं, मैं समझता हूँ काफी अरसे से हो रहा है कि ऑपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान बहुत ज्यादा खरीद आ गई है। एक दूसरे की बात की सुनते, एक दूसरे को बर्दाश्त करने के तैयार नहीं है। तो लिहाजा मुझे कोई हल नजर नहीं आ रहा। ये तो एटीट्यूड को चेंज करना होगा, कल्चर को चेंज करना होगा, और ये जो हमारे पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं इनको बैठ के बातचीत करनी होगी। और यहाँ पे गवर्नमेंट का मेरा ख्याल में एक जिम्मेदारी बनती है कि गवर्नमेंट का फायदा होता है कि अगर हालात नॉर्मल चले, और गवर्नमेंट क्योंकि गवर्नमेंट होती है, पहल उनकी तरफ से आनी चाहिए कि किस तरह नॉर्मलाइज किया जाए, और स्पीकर भी उसमें रोल प्ले कर सकते हैं, चेयरमैन सेनेट भी कर सकता है। लेकिन अगर इसी फिजा में काम चलता रहा तो फिर मेरा ख्याल में कोई हल नहीं निकलेगा, मजीद टेंशन बढ़ेगी। जी दुरुस्त, बहुत शुक्रिया वसीम सज्जाद साहब, आपके भी वैल्यूबल आराम इसमें जाहिर है शामिल हमारे साथ रही। और बात यही है, राइटली पॉइंटेड आउट बाय मिस्टर वसीम सज्जाद, के ये अभी का मामला नहीं है फैसल साहब, ये तो बहुत पुराना मामला है। ऑपोजिशन और हुकूमत बिल्कुल एक ऐसी एक फरीकैन एक दूसरे के लिए बन गए हैं कि एक नजर भी एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। और अब आप समझें कि वो तमाम मामलात एक बिल्कुल अपने ब्रिम अप हो गए हैं, अपने सबसे जो उनका एक्सट्रीम लेवल था वहां तक जा पहुंचे हैं इस वक्त। देखिए, मैं बिल्कुल वसीम सज्जाद साहब बहुत सीनियर जो है पॉलिटिशियन है और बहुत सी चीज़ें इन्होंने उतार चढ़ाव देखे हैं पार्लियामेंट्स के। वो बात ठीक है, माजी से चलता आ रहा है, लेकिन इस नहज तक ये बात नहीं पहुंची थी। माजी में भी इख्तलाफात रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने कहा कि स्पीकर ऑफिस हमेशा इस्तेमाल हुआ है। जिस तरह स्पीकर का उसमें हुकूमती जमात को भी और अपोजिशन को बिठा के आगे काम को चलाया गया है। लेकिन इस किस्म की लड़ाइयाँ, इस किस्म की हाथापाई, इस किस्म की जो रोल है वो नहीं हुआ। माजी में हर पार्लियामेंट, जमहूरी पार्लियामेंट में होती हैं, एहतजाज भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन उसके बाद भी एक कमेटी बनती है, बैठते हैं और मसले का हल निकालते हैं और आगे चलते हैं। ये चीज़ें चली हैं। लेकिन जो मैं अभी देख रहा हूँ इस पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट से बाहर बैठ कर जो चीज़ें हम देख रहे हैं और जो विजुअल देख रहे हैं, मुझे बड़ा मुश्किल से नजर आता है कि आपस में बैठ के इस हद तक मतलब है कि पहुँच गए हैं कि आपस में बैठ के इस चीज़ का जो है वो किस तरीके से इसको वो करेंगे। हमारी तो ख्वाहिश है कि इस चीज़ को आगे चलना चाहिए, स्पीचेस सुनने चाहिए। एहतजाज भी एक जमहूरियत है, लेकिन एक तरीके का एहतजाज होना चाहिए। ये नहीं कि आप बिल्कुल इस किस्म के एहतजाज करें कि आपको जो है सर्जेंट आर्म ने घेरा हुआ होता है और आप उसमें स्पीच करेंगे, तो ये आप क्या प्ले कार्ड लेके आना, ये क्या मैसेज आप दे रहे हैं पूरे मुल्क को, बल्कि पूरी दुनिया को। बाहर मुल्क में जो हमारे सिटीजन्स बैठे हुए हैं, जो पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, वो देख रहे हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी देख रही है, हमारे यहाँ पे इन्वेस्टर्स देख रहे हैं, आपके ऐसे लोग देख रहे हैं जिन्होंने आपको इलेक्ट करके पहुंचाया है वहां तक। ये सारी चीजें ऐसी हैं, बड़े अफसोसनाक अमर है। इसको है सॉल्व होना चाहिए, संजीदा लोगों को आगे आना चाहिए। लेकिन
प्रॉब्लम ये है कि अब आया संजीदा लोगों को आगे छोड़ा जाएगा कि नहीं, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन 3 साल ऐसे ही चलेंगे कि कोई नहीं, बेहतरी? लेकिन उसके लिए मोना हमें जो है देखिए वो बिल्कुल ठीक उन्होंने पॉइंट आउट की बात कि सियासत को मुखालफत में होना चाहिए, सियासत में मुखालफत जो है ठीक है, लेकिन उसको दुश्मनी की हद तक नहीं जाना चाहिए। करेक्ट। और दूसरा ये है कि हमें अपने रवैये जो है उसमें एहतराम, बर्दाश्त, तहम्मुल इसको लाना होगा, क्योंकि देखिए पार्लियामेंट है नाम ही इसी तहम्मुल का है कि एक दूसरे को बर्दाश्त किया जाए। और जब हम पार्लियामेंट के अंदर इंतहा पसंदाना रवैया अख्तियार करेंगे तो हमारे वोटर्स क्या करेंगे, वहां तक क्या मैसेज जाएगा हमारे वर्कर्स को, हमारे पॉलिटिकल पार्टीज क्या मैसेज दे रही हैं, वहां तो फिर खून खराबा ही होगा। तो उसके लिए जरूरी यह है कि पार्लियामेंट के अंदर तहम्मुल, बर्दाश्त के जज्बे जो है और एक दूसरे का एहतराम, एक दूसरे की बात को जो है सुनना, तो ये जब तक हम पैदा नहीं करेंगे तो पार्लियामेंट किस तरह चलेगी। जी डॉक्टर साहिबा, योर लास्ट पार्टिंग वर्ड प्लीज। क्या ये 3 साल तो हमने बहुत ये मुश्किल हालात में गुजार दिए, अगले 2 साल में कोई बेहतरी की तवक्को रखें? जी बिल्कुल तवक्को रखनी चाहिए। और मैं उन सीनियर, जिस तरह अभी ताहिर साहब ने भी बात की फैसल ने कि सीनियर पार्लियामेंटेरियंस को, देखिए बिल्कुल सीनियर पार्लियामेंट फॉर्मर स्पीकर, हम सबको दावत दी जाए और बैठ के इसका हल निकालें। देखिए सबसे पहले तो अपोजिशन को चाहिए कि एक पॉजिटिव जेस्चर दें कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वो स्पीकर के खिलाफ लड़ें आप आपस में। 7 दफा आया हुआ कोई मेंबर है, 8 दफा मेंबर बने जो पार्लियामेंट के बने होते हैं। मैं जो पहले साल अगर मेरा रवैया था पार्लियामेंट में, 5 साल के 5 टेन्योर्स के बाद ये मेरा 5th टेन्योर है, क्या मेरा रवैया वही होना चाहिए जो मेरा 1st टेन्योर में था या 2nd उसमें था? देखिए अगर 6 दफा आप पार्लियामेंट का हिस्सा बन चुके हैं, इतने टेन्योर्स आपने, तो आपके रवैये एक 25 साल के लड़के का और एक 65-60 के लड़के का फर्क होना चाहिए रवैया। तो आपके रवैये ये नहीं होने चाहिए जो सीनियर मेंबर्स हैं, और सीनियर मेंबर्स ने बैठ के हल निकालना है। और इसमें मेरा ये ख्याल है कि एक पॉजिटिव जेस्चर ये होना चाहिए कि स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, उनके खिलाफ जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, ये मेंबर्स की गलतियां आप उनके खिलाफ ला रहे हैं। ये मेरे ख्याल में बहुत ही बदतमीजी भी यहाँ से हो रही है, उनका रिस्पेक्ट भी आप मेंबर नहीं कर रहे, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आप ला रहे हैं स्पीकर। तो आई थिंक ये बहुत गलत बात है, आप इनको विड्रॉ करना चाहिए और स्पीकर साहब को चाहिए कि सारे मेंबर्स को बुलाएं और ये पाबंद करें कि हाउस लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द अपोजिशन, पार्लियामेंट्री लीडर्स, इन सब का रिस्पेक्ट होना चाहिए। ताहिर खलील साहब भी एंडोर्स कर रहे हैं कि विड्रॉल होना चाहिए। हाँ, फैसल कुंडी साहब आई होप के कोई इस किस्म का सेंस प्रिवेल दोनों एंड से मेरा ख्याल हो जाएगा ये विड्रॉल। अच्छा चले सच्ची नवीद से नाज़रीन एंड करते हैं, क्योंकि 3 साल हमने इस कश्मकश में गुजार दिए। यकीनन दिस कैन नॉट गो ऑन फॉर अनदर 2 years, या हमें अब एक प्रेसिडेंट सेट करना होगा, बस हो गया। थैंक यू टू एवरीवन नाज़रीन। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा, फैसल करीम कुंडी, हाफिज ताहिर खलील साहब, वसीम सज्जाद साहब ने भी हमारे साथ शिरकत की। दैट विल बी ऑल फ्रॉम अस, इंशाल्लाह सी यू अगेन। अल्लाह हाफिज।